वाली खेती और रसोई। एक छोटी सी छत पर बहुत सारी बांस की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिसमें सब्जियों के पौधे लगे हुए थे। मम्मी जी, बाबा जी ये देखिए हमारी सीढ़ी वाली खेती की पहली ताजी सब्जी। अरे वाह मेरी बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हम मान गए कोमल तुम्हारी इस जुगाड़ को। भाभी, ये आपकी मेहनत है। आखिर कोमल ने ये सब कैसे और क्यों किया, उसे जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। कुछ महीनों पहले एक छोटे से घर में हरीश जी, गीता जी उदास बैठे थे। कार्तिक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। गीता, दिन प्रतिदिन ये महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। दाल रोटी का जुगाड़ करना भारी पड़ रहा है। समझ नहीं आता आगे कैसे जिएंगे। और यही तो क्या, कार्तिक का ये कैटरिंग वाला काम तो परमानेंट है, पर सैलरी इतनी सी है कि हाथ में आते ही हवा हो जाती है। हम तो सपने देख रहे थे कि इस कच्चे घर को पक्का बनवाएंगे, फिर कार्तिक की धूमधाम से शादी करेंगे, पर यहाँ तो बैंक का खाता एकदम खाली पड़ा है। अरे माँ बाबूजी, आप लोग ऐसे इतने क्यों परेशान हो जाते हो? सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम अच्छा चल रहा है ना, बस थोड़ा सब्र रखो। आपका ये बेटा जल्दी इस घर की सारी टेंशन दूर कर देगा। इस जमाने में ऐसा बेटा मिलना बहुत बड़ी बात है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। सभी की थालियों में बेसन की बनी हुई थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी हुई थी। गीता जी की बेटी श्रुति सब्जी को देखकर मुंह बना रही थी। माँ, क्या आप ये रोज रोज वही दाल और बेसन बना कर रख लेती हो? मेरी तो जीभ भी अब बेसन जैसी हो गई है। कभी कोई पनीर या अच्छी हरी सब्जी भी बना लिया करो। पक गई हूँ मैं ये सब खाते खाते। महारानी, पनीर क्या आसमान से गिरेगा? आजकल बाजार में लौकी तोरई भी सोने के भाव बिक रही है। ये जो दाल बेसन मिल रहा है ना, इसे ही 56 भोग समझ कर खा ले। अच्छा ठीक है, मत बनाओ पनीर, पर माँ मुझे कॉलेज के फॉर्म भरने हैं और कुछ नई किताबें लानी है। उसके लिए तो थोड़े से पैसे दे दो, लास्ट डेट निकलने वाली है। बेटा, हमारे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बैंक में रखे हैं वो इमरजेंसी के लिए है। कल को कोई बीमार पड़ गया या आफत आ गई तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अरे आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं हो। मुझे पढ़ना है और आगे पढ़ना है, और पढ़ने में थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन आप लोग ये समझते ही नहीं हो। श्रुति रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और घर के बाहर खड़े होकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक उसके पास आता है। अरे मेरी आलिया भट्ट, तू छोटी छोटी बातों पर अपनी नौटंकी चालू क्यों कर देती है? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? तुझे देखकर तो अर्जुन कपूर भी शर्मा जाएगा। सच में बहुत बुरी एक्टिंग करती है तू रोने की। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा बहुत मन है अच्छे से कॉलेज जाकर पढ़ाई करने का। लगता है गरीबी मुझे कुछ नहीं करने देगी। अरे पागल है क्या? तेरा भाई अभी जिंदा है। तू बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। तेरे फॉर्म और किताबों को जुगाड़ मैं करूंगा। मैं भले ही ज्यादा नहीं पढ़ पाया, पर अपनी बहन को खूब पढ़ाऊंगा। और सुन, बाबूजी और माँ की बातों को दिल पर मत लिया कर। तुझे पता है ना, हालात थोड़े बेकार हैं, इसलिए उनका दिमाग अभी ठीक नहीं है। इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। तू बस मन लगाकर पढ़ और बहुत आगे बढ़ और खूब नाम कमा। सच्ची भैया, थैंक यू। आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, बहुत अच्छे हो भैया आप। अगले दिन दोपहर का समय था। गीता जी बाजार से लौट रही थी, तभी रास्ते में उन्हें कुछ पड़ोसिनें मिल जाती हैं। अरे गीता बहन, आजकल तो तुम्हारे घर की गरीबी मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुना है आजकल दाल रोटी के भी लाने पड़ रहे हैं। तुम्हारे घर में इतनी गरीबी आ गई है क्या तुम लोगों के पास है? घर में 2 जवान बच्चे बैठे हैं। श्रुति की भी शादी करनी है और कार्तिक के लिए भी बहू लानी है। इस गरीबी में तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा तुम लोगों को। हमारी फिक्र छोड़ो बहनों, भगवान ने चोंच दी है तो चुगने को दाना भी वही देगा। गीता जी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है, रात का समय हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी शादी का फंक्शन चल रहा था। कार्तिक वेटर के कपड़ों में मेहमानों को जूस सर्व कर रहा था। तभी एक अमीर आदमी विनोद उससे टकरा जाता है और विनोद के कपड़ों पर जूस गिर जाता है। अरे अंधा है क्या बे? आंखें फूट गई क्या तेरी? तुझे दिख नहीं जाता क्या? मैं सॉरी सर, वो आप अचानक मुझसे टकरा गए, मुझे दिखा नहीं, माफ कर दीजिए। तेरी माफी से मेरा ये 50,000 का सूट साफ हो जाएगा क्या? तुम दो कौड़ी के वेटर, गरीबों की यही दिक्कत है। अमीरों की पार्टियों में घुस तो आते हो, पर औकात वही नाली की कीड़ों वाली रहती है तुम्हारी। तभी वहाँ कार्तिक का मालिक प्रकाश आ जाता है। क्या बदतमीजी है ये कार्तिक? विनोद सर, आई एम सो सॉरी, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। विनोद वहाँ से चला जाता है। तुझे कोई ढंग का काम नहीं आता ना? गांव से उठकर आ जाते हैं यहाँ काम बिगाड़ने। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा तुझे। अब जा यहाँ से।
कार्तिक बिना कुछ बोले दुखी होकर वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है, सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। आज मेरी सहेलियों ने कॉलेज में मेरी बहुत बेइज्जती की। कह रही थी कि मैं पूरे हफ्ते एक ही जोड़ी कपड़े पहन कर आ जाती हूँ। सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे बाहर वालों को क्या कहें, आज हमारे सगे रिश्तेदारों ने फोन पर ताना मारा है कि तुम्हारी तो हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। अरे वो हमारी पड़ोसन है सुनीता और रेखा। कहने को वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मौका देखकर वो भी हमारी बेइज्जती कर देती है। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। अरे यार, आप लोग भी ना इन फालतू लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो? आपने वो फोन पर गुरुजी की बात नहीं सुनी? वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे बोलने दो उन्हें, जो चल रहा है चलने दो, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। कार्तिक की बात सुनकर सभी घर वाले शांत हो जाते हैं। सच तो यह है कि मैं भी परेशान हूँ। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा मालिक खुद मुझे गालियाँ देता है, लेकिन क्या करूँ? अगर मैं भी सबको बताऊंगा तो सब टूट जाएंगे, फिर परिवार को कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए जो थोड़ा स्ट्रांग हो। ठीक है, कोई बात नहीं, समय जरूर बदलेगा एक दिन। सुबह का समय था। कार्तिक जल्दबाजी में अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, नाश्ता तैयार है क्या? नाश्ता? कहाँ से लाऊं नाश्ता? घर में ना आटा है ना तेल है। जो थोड़ी बहुत दाल बची थी वो रात को ही खत्म हो गई। अभी श्रुति को भेजा है, दुकान से घर लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं माँ, आज एक बहुत बड़ी शादी का फंक्शन है, मैं सीधा वहीं जाकर कुछ खा लूंगा। बेटा खाली पेट इतनी मेहनत कैसे करेगा? अरे बाबूजी, आप टेंशन मत लो, आपका बेटा रोबोट है, बिना बैटरी के भी दौड़ता है। अच्छा मैं चलता हूँ। कार्तिक वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। एक बहुत बड़ी शादी में कार्तिक हाथ में पनीर की सब्जी का एक बड़ा सा बाउल लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी वो सैलेड काउंटर के पास खड़ी एक लड़की कोमल से जोर से टकरा जाता है। सब्जी कोमल के कपड़ों पर और सैलेड पर गिर जाती है। अरे बाप रे, सॉरी मैडम जी, वो मेरा ध्यान नहीं था। प्लीज मालिक से मत बोलना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं अभी ये सब साफ कर देता हूँ। अरे इतना पैनिक क्यों कर रही हो? रिलैक्स, इंसान से ही तो गलती होती है। और वैसे भी मुझे पता है कि हमारे मालिक कितनी खड़ूस हैं। तुम जाओ अपना काम करो, मैं ये सैलेड ठीक कर दूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। कार्तिक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कार्तिक मेहमानों को खाना सर्व कर रहा था। तभी एक अमीर लड़का विक्की उसे आवाज लगाता है। बेटा इधर आ, एक गिलास एकदम चिल पानी लाना। कार्तिक पानी लाकर देता है। लीजिए सर। अरे पागल है क्या बे? मैंने नॉर्मल पानी मांगा था, ये बर्फ क्यों भर रहा है? जा जूस लेकर आ। कार्तिक जल्दी से जूस लाकर विक्की को दे देता है। सर आपका जूस। अबे बहरे, मैंने आइसक्रीम मांगी थी। उन लोगों को ना काम करना आता है ना बात सुनना, बस मुफ्त का खाने का आ जाती हूँ। कार्तिक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी कोमल उसके पास आती है। क्या तुम पागल हो? वो बदतमीज लड़का तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है और तुम चुपचाप सुन रही हो। तुम इसे जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं क्या बोलूं? प्रकाश जी पहले ही मुझसे चिढ़े हुए हैं। अगर मैंने उस अमीर लड़के से बहस की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये लोग बड़े लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं होगा, पर मेरा तो घर इसी से चलता है ना। बड़े लोग हैं तो क्या किसी को खरीद लिया है इन्होंने? इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। तुम रुको, मैं बताती हूँ उसे। कोमल सीधा विक्की के पास जाती है। अबे ओ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, तू अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करेगा। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। अगर तमीज से बात करोगे तो हम भी तुमसे तमीज से बात करेंगे, नहीं तो फिर हमें बदतमीजी तुमसे ज्यादा करनी आती है। विक्की डर जाता है। कोमल वहां से चली जाती है और कार्तिक के पास आती है। देख, ऐसे दिया जाता है रिप्लाई। कभी भी इन अमीरों के सामने इतना मत झुको कि ये तुम्हें पूरा ही झुका दे। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे वाह, मान गए मैडम आपको। सच में आप में बहुत दम है। रात के 1 बज चुके थे। शादी खत्म हो गई थी। कार्तिक पैदल अपने घर जा रहा था। तभी वो देखता है कि कोमल अकेले खड़ी है और ऑटो का इंतजार कर रही है। अरे क्या हुआ कोमल जी, घर नहीं गई अभी तक? अरे यार, कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा। लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा, पर रास्ता बहुत सुनसान है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। माहौल थोड़ा खराब है और रात भी बहुत हो गई है। अरे नहीं, तुम क्यों परेशान होगे? तुम तो दिन भर के थके हुए हो। अरे मैं तो वैसे ही पैदल ही जा रहा था। चलो साथ में चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगते हैं। पता है, मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। मैंने अपने घर के छोटे से आंगन में बहुत सारे पौधे लगाए हैं। अरे वाह, मुझे भी पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, पर टाइम और पैसा दोनों ही नहीं है। अरे पैसे की क्या जरूरत है? मैंने तो सब्जियों के पैसे बचाने के लिए घर पर ही टमाटर और धनिया उगा रखा है।
वाह, कितनी समझदार और अच्छी लड़की है। कुछ दिनों बाद शाम का समय था। कार्तिक घर के बाहर खड़े होकर कोमल से फोन पर बात कर रहा था। सच बताऊं कार्तिक, तुम बहुत अच्छे हो। अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत करते हो, भूखे पेट काम पर चले जाते हो। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? अरे मैं कहाँ अच्छा हूँ। अच्छी तो तुम हो जो इतनी समझदार हो, अपने घर का इतना ख्याल रखती हो और मुझे भी समझती हो। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। कार्तिक और कोमल एक शादी के फंक्शन में गए थे। फंक्शन खत्म हो जाता है, रात का समय था। कार्तिक ने कुछ फूल लिए और कोमल के पास गया। कोमल, मुझे पता है मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पीछे खड़ी बाकी केटरिंग वाले लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगते हैं। हाँ कार्तिक, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई चाहिए भी नहीं। अगले दिन कार्तिक अपने घर में हरीश जी, गीता जी और श्रुति के साथ बैठा हुआ था। बाबूजी, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। वो मेरे साथ ही केटरिंग का काम करती है, बहुत संस्कारी और समझदार है। उसके घर वाले मान गए हैं, बस आप लोगों के यहाँ चाहिए। अरे इतनी जल्दी? पर चलो ठीक है, अब तेरी उम्र भी हो गई है। अगर लड़की अच्छी है और समझदार है तो हमें क्या एतराज होगा? हाँ बेटा, जा कह दे उसके घर वालों से हम जल्दी ही बारात लेकर आएंगे। यस, फाइनली मेरे घर में भाभी आने वाली है। दोपहर का समय हो जाता है। कोमल और कार्तिक एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। कार्तिक देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ, गरीब। मेरे पास तुम्हें या तुम्हारे परिवार को देने के लिए कोई दहेज या पैसा नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे कोमल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे परिवार को अपना समझे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे शादी कर लो, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू कार्तिक, तुम सच में बहुत अलग हो। कुछ दिनों बाद कोमल और कार्तिक की शादी हो जाती है। अगले दिन कोमल ने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हलवा खा रहा था। वाह भाभी, कसम से ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया इसे खाकर। सच कह रही है श्रुति, बहू के हाथ में तो जादू है। अरे काहे का जादू? मुझे तो लगा था कैटरिंग का काम करती है तो कोई 5 स्टार वाला खाना बनाएगी, पर ये तो एकदम फीका है। न घी का पता न चीनी का। इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आया। सही माँ जी, वो असल में जल्दबाजी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अरे माँ छोड़ो ना, पहली बार बनाया है, बहुत अच्छा बना है। शाम हो चुकी थी। घर के आंगन में मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के रस्म के लिए जमा थी। कोमल घूंघट किए हुए बैठी थी। सब औरतें उसे एक एक करके गिफ्ट दे रही थी। अरे बहू, जरा ये डिब्बा तो खोल कर देख, इसमें तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है। कोमल डिब्बा खोलती है, उसमें एक सैलेड कटर था और चाकू था। दूसरे डिब्बे में टमाटर और खीरे रखे थे। अरे गीता बहन, तुम्हारी बहू कैटरिंग में सलाद ही तो काटती थी ना, तो हमने सोचा कि इसके काम की चीजें दे दे। ला बहू, अब जल्दी से टमाटर खीरा काट और हम सबको अपना स्पेशल सैलेड खिला। कोमल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो लगभग रोने लगती है। अरे देखो गीता बहन, तुम्हारी बहू तो सच में रोने लगी। अरे बहू, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अरे वो क्या कहते हैं उसे, हम प्रैंक कर रहे थे तेरे साथ। तू तो कितनी जल्दी इमोशनल हो गई। सच में गीता, तेरे बहू दिल की महासाफ है। हम तो बस इसे छेड़ रहे थे। ले बहू, ये रख असली गिफ्ट। सभी औरतें कोमल को अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं। अगले दिन सुबह कोमल घर की छत पर कपड़े सुखाने आई थी। वो देखती है कि घर के आसपास बहुत सारे बांस के पेड़ लगे हुए हैं। श्रुति भी वहां आ जाती है। श्रुति, अपने घर के पीछे तो पूरा बांस का जंगल खड़ा है। हाँ भाभी, हमारे गांव में तो ये बहुत होते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। श्रुति आंगन में बैठकर पढ़ रही थी। कोमल उसके पास ही बैठी हुई थी। भाभी ये देखो, इस किताब में लिखा है कि पहाड़ों पर लोग जमीन की कमी की वजह से सीढ़ी वाली खेती करते हैं। सीढ़ी वाली खेती वो क्या होता है और कैसे होती है? मतलब वो लोग पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काट देते हैं। इससे जगह भी कम लगती है और पानी भी सब पौधों को बराबर मिलता है। जहाँ नॉर्मल जमीन नहीं होती वहाँ इस तरह की खेती की जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। कोमल और कार्तिक छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। कार्तिक, शादी को इतने दिन हो गए हैं, क्या हम कहीं थोड़ा बाहर घूमने नहीं चल सकते? पास के शहर ही सही, वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। नहीं कोमल, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता। वो मालिक पहले ही चढ़ा बैठा है। छुट्टी ली तो नौकरी से निकाल देगा। तुम तो जानती हो ना उसका गुस्सा। हाँ वो तो है, पर शादी के बाद हर लड़की का मन होता है ना कहीं घूमने जाने का।
पर पैसे कहाँ हैं कोमल? जो थोड़े बहुत पैसे थे वो शादी में लग गए। अरे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। जब हमारे पास खूब सारे पैसे हो जाएंगे ना, तब चलेंगे आराम से। हाँ पक्का, जब अपने दिन बदलेंगे तब मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा, प्रॉमिस। अगले दिन पूरा परिवार एक शादी में गया हुआ था। रात को पूरा परिवार अपने घर लौटता है। जैसे ही सब लोग घर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। घर का दरवाजा खुला हुआ था और जो ताला लगा था वो भी टूटा हुआ था। माँ, बाबूजी, दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, लगता है हमारे घर पर चोरी हो गई है। सब लोग भाग कर आ जाते हैं। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। गीता जी जल्दी से अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलती है। हाय राम, लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरी दोनों सोने की चूड़ियां और वो जो गुल्लक में श्रुति की फीस के पैसे रखे थे, सब गायब है, सब चोरी हो गया। कोमल जी अपनी अलमारी खोलती है। माँ जी, मेरे भी जो थोड़े बहुत गहने थे और जो पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे, वो सब ले गया चोर। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी उसने। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू गरीब की। जो जोड़ा बहुत जोड़ा था बुरे वक्त के लिए, वो भी छिन गया। अब कल को कोई आफत आती तो हम कहाँ जाएंगे? पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद सब लोग आंगन में बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा गर्मी थी। हरीश जी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। जी क्या हुआ आपको? कार्तिक, जल्दी आ। कार्तिक जल्दी से हरीश जी को अस्पताल ले जाता है और वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इन्हें हार्ट अटैक आया है। हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख का खर्चा है। जल्दी पैसे जमा करवाइए जिससे ऑपरेशन जल्दी शुरू हो जाएगा। कोमल, कार्तिक, श्रुति और गीता जी एक दूसरे को देखते हैं। फिर सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं जो कि उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किए हुए थे। डॉक्टर जी, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं। ये हमारे जीवन भर की कमाई है। आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। हरीश का ऑपरेशन हो जाता है और वो पहले से ठीक हो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। कार्तिक कैटरिंग का काम खत्म करके घर लौटता है। वो बुरी तरह से खांस रहा था। कोमल जल्दी से उसे पानी देती है। कार्तिक, तुम्हारा शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम डबल शिफ्ट क्यों कर रहे हो? क्या करूं कोमल, बाबूजी के अच्छे इलाज के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मैं अपने बाबूजी को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? पर खुद को मारकर तो काम नहीं चलेगा ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखो। बस कुछ दिन की बात है कोमल, सब ठीक कर दूंगा। तुम बस घर का ख्याल रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन एक बड़ी सी शादी के फंक्शन में कार्तिक काम करने गया था। कार्तिक की तबीयत खराब थी लेकिन तब भी वो काम कर रहा था। कार्तिक, तुझे हार नहीं माननी है। तुझे अपने परिवार के लिए करना ही होगा। कार्तिक लोगों को खाना सर्व कर रहा था। उसके हाथ में खाने की थाली थी। तभी वो हड़बड़ी में दूल्हे से टकरा जाता है और दूल्हे की शेरवानी पर काना गिर जाता है। अरे अंधे है क्या कर दिया तूने? मेरी लाखों की शेरवानी बेकार कर दी बेचारी कहीं का। तुझे दिखा नहीं है क्या? माफ कर दीजिएगा सर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, चक्कर आ गया था, इसलिए हड़बड़ी में गलती हो गई। अरे तेरी तबीयत खराब है तो घर पर मत आना। यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहा है? बहुत हो गई तेरी नौटंकी, निकल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कार्तिक घर लौट आता है और वो रोते हुए कोमल को सब कुछ बताता है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कल से मैं गांव में काम करने जाऊंगा क्योंकि पैसे तो चाहिए होंगे ना। बिना पैसों के घर नहीं चलेगा। मैं मजदूरी करने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद कार्तिक गांव में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोने का काम कर रहा था। वो अभी भी बहुत बीमार था। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। कार्तिक अपने काम से थककर लौटता है। कोमल, अभी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा। बस मजदूरी करके ये थोड़े से पैसे मिले हैं। पता नहीं इससे घर कैसे चलेगा। तुम बस अपनी तबीयत ठीक करो कार्तिक। ये पैसे बहुत हैं। जब तक हम साथ हैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम टेंशन मत लो। अगले दिन सुबह कोमल बाजार में सब्जी लेने जाती है। वो देखते हैं कि बाजार में ज्यादातर सब्जियों की दुकानें हैं ही नहीं। बस 1-2 ही दुकान है जहाँ सब्जियाँ बिक रही हैं। भैया, आप सब्जी तो बहुत महंगी दे रहे हो। सब्जियाँ इतनी महंगी थोड़ी है, थोड़ा सस्ता लगाओ ना। अरे मैडम, सब्जियों की रेट फिक्स है। लेना है तो लो मैडम, वरना आगे बढ़ो। कोमल कुछ नहीं देती और वो खाली हाथ ही घर लौट आती है। बाबूजी, बाजार तो महंगा हो रहा है। सब्जी वाली सब्जियां सोने के भाव में बेच रहे हैं। अब हम गरीब लोग क्या खाकर जिंदा रहेंगे? अरे क्या करें बहू, गर्मी इतनी पड़ रही है कि सब खेत सूख गए हैं, इसलिए सब्जियां ज्यादा नहीं हो रही है। भगवान ही मालिक है अब तो। शाम का समय था। गीता जी घर के बाहर खड़ी थी। उनके पास रेखा और सुनीता आती हैं जो कि बाजार से लौट रही थी।
गीता बहन, बाजार में सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। इतनी महंगी सब्जियां हो गई हैं कि हम तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। सच में बहन, भिंडी और तोरई के भाव सुनकर तो मुझे चक्कर ही आ गई। ऐसा रहा तो हम सबको बस दाल पानी पीकर ही जीना पड़ेगा। हाँ बहनों, जिसके पास पैसा है वो तो खरीद लेगा, पर हमारे जैसों का तो निवाला ही छिन गया है समझो। कोमल अंदर से ये सब बातें सुन रही थी। रात का समय हो जाता है, घर में सब सो चुके थे, बस कोमल ही जाग रही थी। वो आंगन में बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। घर में 1 रुपया नहीं है। कार्तिक कितनी बीमारी में भी पागलों की तरह काम ढूंढ रहा है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर मैं करूँ क्या? बाहर जाऊंगी तो बाबूजी और माँ जी को कौन देखेगा? कोमल कुछ देर तक कुछ सोचती है। हाँ, बाजार में सब्जियाँ इतनी महंगी हैं और औरतों को ताज़ी सब्जियाँ चाहिए। अगर मैं घर की छत पर ही खेती करूं, हमारी अपनी ताज़ी सब्जियाँ भी होंगी और उन्हें बेचकर थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, यही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह कोमल अपनी नंदी श्रुति को छत पर ले जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है जो उसने रात को सोचा था। अरे वाह भाभी, आइडिया तो एकदम बढ़िया है। चलो हम बाजार से थोड़ी मिट्टी के गमले ले आते हैं और उनमें बीज लगा देंगे। अरे मेरी भोली ननद, मिट्टी के गमले बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास गमलों के पैसे थोड़ी ना हैं। बात तो सही है। तो फिर एक काम करते हैं ना, प्लास्टिक वाले गमले ले आते हैं। वो तो सस्ते भी होते हैं, कम पैसों में ज्यादा गमले आ जाएंगे। नहीं श्रुति, इतनी कड़कड़ाती धूप में प्लास्टिक के गमले जल्दी ही बेकार हो जाएंगे और पौधे भी खराब हो जाएंगे। कोई उपाय सोचना पड़ेगा। वैसे श्रुति, ऐसा करते हैं, हम आसपास जो जमीन है वहाँ खेती करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। दोपहर का समय हो जाता है। कोमल घर से बाहर जो आसपास खाली जमीन पड़ी हुई थी वहां जाकर उसे साफ करने लगती है। चलो इसी खाली जमीन पर खेती कर लेती हूँ। तभी वहां कुछ पड़ोसी आते हैं। ये क्या कर रही है तू यहाँ? ये कोई तेरे बाबूजी की जमीन है जो यहाँ फावड़ा चला रही है? ये हमारी जमीन है। सीमा चाची, ये जमीन तो खाली ही पड़ी है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं, बस थोड़ी सी खेती करनी है। खाली है तो क्या तू कब्जा कर लेगी? अगर इतना ही शौक है किसान बनने का तो अपने घर के आंगन में कर, ये छत पर खेती कर, पर हमारी जमीन पर नजर मत डालना। चल निकल यहाँ से। कोमल चुपचाप वहां से चली जाती है। कोमल उदास होकर अपने घर आ जाती है। वो छत पर थी तभी उसकी नजर बांस के पेड़ों पर जाती है। अरे हाँ, बांस, ये अंदर से खोखले होते हैं और हल्के भी। अगर मैं इन बांसों को बीज से फाड़ कर उनमें मिट्टी भर दूं और फिर उन्हें सीढ़ियों की तरह सेट कर दूं, हाँ, इससे कम जगह में 4 गुना पौधे लगेंगे, पानी भी नीचे नहीं फैलेगा और हमारी छत भी सेफ रहेगी। ये है एकदम परफेक्ट जुगाड़ और ये आइडिया काम भी करेगा। अगले 2-3 दिन कोमल और श्रुति मिलकर बांस काट कर छत पर लाती हैं। कोमल उन्हें बीच से फाड़ती है और रस्सी से बांधकर एक सीढ़ियां तैयार कर लेती है। देखो श्रुति, बांस की सीढ़ियां तैयार हो गई हैं। अब जो खाली जगह है उसमें हम मिट्टी भरेंगे और पौधे लगाएंगे। इसमें कम जगह में ज्यादा पौधे लगेंगे और हम ज्यादा सब्जियां ले पाएंगे। छत पर बहुत सारी सीढ़ियां आ गई हैं। कुछ सीढ़ियां हम घर के पीछे भी रख देंगे क्योंकि हम सब्जी बेचेंगे भी, इसलिए हमें सब्जी ज्यादा चाहिए होगी। कोमल ने बहुत सारी सीढ़ियां छत पर लगा दी थी और कुछ घर के पीछे भी रख दी थी। मम्मी, अब सब कुछ तैयार है, बस हमें मिट्टी भरना है और बीज लगानी है। हे भगवान, घर में खाने के लाले पड़े हैं और ये दोनों ननद भाभी पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या ये फालतू लकड़ियां काट रही है बहू? इससे पेट भरेगा हमारा। माँ जी, आप बस थोड़े दिन का सब्र रखिए, जल्दी ही आपको ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। घर में भी खाएंगे और बेचकर थोड़े बहुत पैसे आएंगे। अगली सुबह कोमल को खेत की मिट्टी चाहिए थी पर कोई देने को तैयार नहीं था। अरे बेटा, ये गांव वाले किसी के सगे नहीं है। तू एक काम कर, गांव के बाहर नदी के पास जो मेरा खेत है ना, वहाँ से जितनी मर्जी मिट्टी ले आ, बस थोड़ा दूर पड़ेगा। धन्यवाद रामू काका। कोमल और श्रुति कड़ी धूप में मिट्टी लेने जाते हैं। मिट्टी इकट्ठा होने के बाद कोमल सभी सीढ़ियों में मिट्टी बिछा देती है और फिर बीज भी लगा देती है। चलो श्रुति, बीज लग गए। अब बस इनमें पानी डालना है और फिर देखना कुछ ही दिनों में हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोपहर का समय हो जाता है। कोमल नीचे से पानी ला रही थी और इस काम में वो बहुत थक जाती है। तभी वो घर की खराब मोटर को ठीक करने का फैसला करती है। देखो श्रुति, ये वाला तार इधर लगेगा और ये नट यहाँ से खुलेगा। ये तो बहुत आसान है। भाभी, हाथ में जाकर वो देखो, स्पार्क हो रहा है। कोमल फोन में देखते हुए मोटर ठीक कर रही थी तभी अचानक उसे थोड़ा करंट लग जाता है। करंट लग गया, पर कोई नहीं, मोटर चालू हो गई है। कोमल मोटर चालू करके देखती है, मोटर चलने लगती है। कोमल पाइप छत तक ले जाती है और फिर पौधों में पानी डालने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? इतने सालों से ये मोटर कबाड़ में पड़ी थी और तूने इसे चालू कर दिया।
कमाल है बहू, तेरे हाथ में तो सच में जादू है। माँ भाभी तो गांव की इंजीनियर बन गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल ने जो पौधे लगाए थे वो बहुत धीमे धीमे बड़े हो रहे थे। श्रुति और कोमल बांस की सीढ़ियों के पास परेशान होकर बैठी हुई थी। भाभी पौधे बढ़ ही नहीं रहे, इनको खाद की जरूरत है, पर हम बाहर से तो ला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे बाहर क्यों जाना, हम खाद घर पर ही बनाएंगे। रसोई के बेकार सब्जियों के छिलके, चूल्हे की थोड़ी सी राख और बाहर से लाया हुआ ये गोबर, इन सबको मिलाकर जो खाद बनेगी वो बाजार वाली से भी अच्छी होगी। ये एकदम शुद्ध देसी तरीका है पौधों को जल्दी बड़ा करने का। भाभी आप तो सच में एक एक चीज का हल निकाल लेती हो। कोमल खाद तैयार करती है और फिर पौधों में खाद डाल देती है। कुछ दिनों बाद पौधे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उनमें सब्जियां लगने लगती हैं। सुबह का समय था, पूरा परिवार छत पर आता है। कोमल बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहल्ले की उन चुगलखोर औरतों ने मुझे भड़का दिया था कि तू पनौती है और सब मुझे तेरे बारे में भड़का रहे थे। पर सच तो यह है कि तू इस घर के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मुझे माफ कर दे कोमल बेटा। अरे माँ जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? माँ का काम ही होता है डांटना और फिर अपना लेना। आप खुश हो, बस मेरे लिए यही काफी है। कोमल छत से ताजी सब्जियां तोड़ के नीचे रसोई में लाती है और सबके लिए खाना तैयार करती है और फिर सभी को खाना सर्व करती है। बाबूजी, ये लीजिए ताजी तोरई की सब्जी। ये एकदम केमिकल की है, इसे खाकर तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे कोमल, तूने तो सच में कमाल कर दिया। मुझे ठीक से काम भी नहीं मिल रहा था और पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब तेरी इन सब्जियों ने मुझे सहारा दे दिया है। अब बाहर से पैसे खर्च करके सब्जियां लाना भी नहीं पड़ेगा और तू सब्जियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेगी। अगले दिन कोमल के पास रेखा और सुनीता आती है। कमल बेटा, तेरी ये सब्जियां तो मंडी वाली से भी ज्यादा ताजी दिख रही हैं। क्या तू हमें भी थोड़ी सब्जियां दे सकती है? हम तुझे बदले में पैसे दे देंगे। हाँ जरूर, आप लोग तो अपने ही हो। मैं बाजार से बहुत कम दाम में आपको ये सब्जियां दे दूंगी। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। श्रुति बाहर खड़े होकर अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। हाँ यार, कॉलेज का फॉर्म तो मैंने भर दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करूं। घर बहुत छोटा है, कोई स्टडी रूम तो है नहीं। दिन भर मैं बस इधर उधर बैठकर जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। कोमल ये सारी बातें सुन लेती है। वो तुरंत जल्दी से किचन में जाकर किचन खाली करने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? ये रसोई का सारा सामान बाहर क्यों निकाल रही है? आप क्या बर्तन कबाड़ी वाले को बेचने का इरादा है? नहीं माँ जी, बर्तन नहीं बेच रही। बस आप थोड़ी देर शांत रहिए और देखते जाइए कि आपकी बहू क्या करती है। कोमल अपनी किचन ऊपर शिफ्ट कर लेती है। उसने ऊपर बांस की मदद से एक छोटी सी किचन बना ली थी और वो नीचे वाली किचन को स्टडी रूम में कन्वर्ट कर देती है। भाभी ये सब क्या है? हमारी रसोई कहाँ गई? रसोई गई छत पर, ताजी हवा खाने चली गई वो। और ये है मेरी होशियार ननद का नया स्टडी रूम। भाभी आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। अगले दिन शाम का समय था। कोमल अपनी छत वाली किचन में खाना बना रही थी। वाह बाबू, यहाँ तो बिना कूलर के ही एकदम ठंडी और ताजी हवा आ रही है। हाँ, नहीं तो क्या बाबूजी, मेरी बीवी का दिमाग कोई नॉर्मल दिमाग थोड़े है, एकदम गूगल वाला दिमाग है उसका। अगले दिन सुबह गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी धनी राम बाजार में खड़ा हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान था। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? घर में शहर से इतने बड़े वीआईपी रिश्तेदार आए हुए हैं और इस पूरे बाजार में सब्जी भी नहीं मिल रही है। कोई भी दुकान नहीं खुली सब्जी की। अब क्या उन वीआईपी लोगों को मैं दाल बनाकर खिलाऊंगा? अरे मेरी तो इज्जत का फालूदा बन जाएगा। दूसरी बाजार जाने का टाइम भी नहीं है। हे भगवान, अरे कोई चमत्कार कर दे, कुछ तो ऐसा कर दे कि सब्जियों का जुगाड़ हो जाए। तभी वहां से रेखा गुजरती है। अरे धनीराम जी, काहे इतना परेशान खड़े हो? धनी राम उसे सब कुछ बताता है। अगर ताजी सब्जी चाहिए तो अपनी उस कोमल बहू के घर चले जाओ। उसके घर की छत पर तो पूरी मंडी लगी हुई है। धनी राम जल्दी से कोमल के घर पहुंचता है और उससे सब्जियां खरीदता है। अरे वाह बेटी, अरे तूने तो आज मेरी इज्जत बचा ली। अरे इसके बदले मैं तुझे तेरी सब्जियों के ज्यादा पैसे दूंगा। अरे नहीं, मैं उतने ही पैसे लूंगी जितनी की सब्जी है। मजबूरी का फायदा उठाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ और मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी धनी राम घर के अंदर देखता है। घर के अंदर कार्तिक और हरीश जी परेशान बैठे हुए थे। अरे बेटा, सच बताना, क्या कोई परेशानी है? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति कार्तिक पहले प्रकाश कैटरिंग वाले के यहाँ काम करते थे। बीमारी की वजह से इन्हें निकाल दिया गया। अगर आप इन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिला सके तो बड़ी मेहरबानी होगी।
अरे बस इतनी सी बात। अरे वो केटरिंग वाला तो मेरा खास जिगरी दोस्त है, मैं भी उसे फोन लगाता हूँ। वो कल से ही कार्तिक को वापस काम पर रखेगा और वो भी पहले से डबल सैलरी पर। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनीराम कुछ पैसे हरीश जी के पास आकर उन्हें देता है। हरीश जी, ये पैसे आपके इलाज के लिए है। अरे घबराइए मत, ये कोई आसान नहीं है, उधार है। अरे जब आपका बेटा कमाने लगे तब मुझे आराम से लौटा देना। धनीराम वहाँ से चले जाते हैं और पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है।